तो हम सबको पता है कि 104 डेज़ बचे हुए हैं। इम्पॉर्टेंट 104 डेज़ हैं। आपके लिए एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना है, प्लस मैक्सिमम रिवीजन पे भी फोकस करना रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम रिवाइज। जितना ज़्यादा पढ़ा उससे ज़्यादा रिवीजन, अभी तक जितना ज़्यादा पढ़ा उसको सबको रिवाइज करना है। पी वाई क्यूज़ को सॉल्व करना है। अपना समय, मैक्सिमम समय पी वाई क्यूज़ को या तो सॉल्व करने में लगाना है या तो रिवीजन करने में लगाना है। ठीक है, अब न्यू मटेरियल को हाथ नहीं लगाना है। पॉलिटी से हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि लगभग लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस जो है इसमें से मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो अपने आप में मोस्ट यील्डिंग कह लीजिए या फिर हाई परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज के क्वेश्चंस के निकल के आने के चांसेस बन जाते हैं। लक्ष्मीकांत से हम लोग कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे, बट हमारा जो मेजर जंक रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी से, बिकॉज इट इज़ नोन एज द बाइबल। और प्लस पी वाई क्यूज़ के एनालिसिस को देख करके कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे इस पूरी क्लास के बाद में मैंने एक लगभग लगभग 100 क्वेश्चन की पी वाई क्यूज़ की क्लास को अरेंज कर रखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने असर्शन और रीज़न टाइप के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से किया। तो आप डेफिनेटली उसको अटेंड करिएगा। फिर स्टैटिक प्लस फैक्चुअल स्कोरिंग अपने आप बन जाएगा। ठीक है, स्कोर अपने आप बूस्ट कर देगा अगर आप स्टैटिक और फैक्चुअल के साथ में कोरिलेट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और पी वाई क्यूज़ को आप देखेंगे तो आपके पास आइडिया लग जाएगा। मैंने बताया आपको, हम लोगों ने लास्ट में रख रखे हैं उनको करने के लिए, तो आप उससे देख सकते हैं। स्टार्ट करें अगर सबसे पहले, तो समझने की ज़रूरत है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो आया था, उसका पर्पज़ यही था। इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, बट फिर इसको रेगुलेट करने के लिए आया। क्यों? क्योंकि भाई बड़े सारे गिफ्ट और ब्राइब ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ता चला जा रहा था। प्राइवेट ट्रेड पॉलिसीज़ चल रहे थे। इन दोनों चीज़ों को, ये दोनों प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस एक्ट को लेके आया गया था। और इन्होंने डायरेक्टली क्या किया था, रेगुलेट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगर इसके मेजर प्रोविज़न की बात करी जाए, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था इसी प्रोविज़न के चलते। ठीक है, और जब ये सवाल उठता है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर ऊपर के क्वेश्चन भी आया हुआ है। आजकल ये स्टेट पीसीएस का सबसे फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। तो वॉरेन हेस्टिंग इसका नाम है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रीज़न स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए गए कितने मेंबर्स की? 4 मेंबर की। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। डेफिनेटली आप ये भी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। मेजॉरिटी डिसीजन वर बाइंडिंग ऑन द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के कहे अनुसार, कथन अनुसार ही सारी चीज़ें चलेंगी, वरना फिर नहीं चल पाएंगी। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर 1774 में। ठीक है, जाहिर सी बात है, करप्शन ज़्यादा हो गया है, ट्रेड डिफिशिट हो रहा है, गिफ्ट और ब्राइबिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं मैटर को सेटल करने के लिए कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट बननी थी, और कलकत्ता में बनी थी, 1774 में बनी थी। कंपनी सर्वेंट्स को प्रोहिबिट किया था ताकि वो प्राइवेट ट्रेड ना करें और साथ साथ में गिफ्ट और ब्राइब्स को एक्सेप्ट ना करें। तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो सबसे पहले आया था 1773 का, वो किस लिए था? ताकि पार्लियामेंट के ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर सके, रेगुलेशंस लगा सके किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, क्योंकि वो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। अब सवाल उठता है कि इसमें यूपीएससी का ट्रैप क्वेश्चन क्या है। तो इस एक्ट को समझना है, इस एक्ट के साथ यूपीएससी के ट्रैप को भी समझना है। सबसे पहले तो चीज़ ये समझनी है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था, ये क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना, जो आपको स्टार मतलब आपका स्पेशल फीचर हो उसको मार्क कर लेना, इसलिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में पूरा इंडिया नहीं आता था, केवल कलकत्ता का रीजन आता था, कैलकाटा का रीजन आता था, कैलकाटा प्रेसिडेंसी का रीजन आता था। ठीक है, तो ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी का ट्रैप क्वेश्चन इसी से ही बनता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज़ को मार्क करें, डिमार्केट करें, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला स्टेप था ये एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग का मतलब कि क्या होता है? लगाम लगाना। ठीक है, और किस लिए? क्योंकि करप्शन बढ़ता चला जा रहा था ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस चीज़ के थ्रू रेगुलेशंस एक्ट किया था। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला जो रेगुले पिट्स एक्ट आया था, वो पिट्स एक्ट कौन सा था? वो था 1784 में आया था। ठीक है, 1773 याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर का पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि कुछ डिफेक्ट थे किसके अंदर? रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन।
कि पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर दिया जाए और कमर्शियल फंक्शन को अलग कर दिया जाए। इसके कुछ प्रोविज़न क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया गया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को अलग-अलग किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, कमर्शियल अफेयर्स ऑफ कंपनी को देखा गया और इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया क्या? ड्यूअल गवर्नमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन ये बनता है ट्रैप क्वेश्चन कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि कंपनी की बॉडी थी, ये इट वाज अ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बॉडी। ठीक है, गवर्नर जनरल जो थे वो सुप्रीम थे, बट प्रोविंसेस के नहीं थे। ठीक है, अभी तक प्रोविंसेस के सुप्रीम नहीं थे। ये इस चीज़ के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। फिर उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ से, इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट। लगातार चार्टर एक्ट आएंगे। तो चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट सबसे पहला कौन सा है? 1813 का आया। इसने क्या किया था? इसने किया था जो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली को क्या किया था? एंड कर दिया था। और एक्सेप्शन दिया था कि टी ट्रेड कर सकते हैं कहाँ पे? चाइना के साथ में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको चीज़ को पक्का से एडमिनिस्टर करिएगा। ठीक है, साथ में ये भी था कि परमिट किया कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। कंपनी का रूल एक्सेप्ट किया गया एज अ ट्रस्टी ऑफ क्राउन। ठीक है, एज अ ट्रस्टी ऑफ क्राउन, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पिछले साल में ये आया PYQs के अंदर कि क्रिश्चियन मिशनरीज को कब अलाउ किया गया था? तो ये था 1813 में अलाउ किया था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था उसके थ्रू आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। ठीक है, फर्स्ट सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव पावर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मैकलेरे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। याद रखिएगा, ट्रैप क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं हुई थी यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो चार्टर एक्ट आया था वो कब आया था? वो आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 में चार्टर एक्ट आया था। ये क्या करता है? लेजिस्लेटिव और साथ साथ में एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट करता है, ओपन करता है कि सिविल सर्विसेज कंपटीशन के अंदर लोग आ सकते हैं, और साथ साथ में लिमिटेड लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर। ठीक है, 1853 का चार्टर इसलिए इम्पोर्टेंट था। फिर बात करें अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप को रिलेट कर लीजिएगा या लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि जस्ट इसी के बाद में 1853 चल रहा है, 1857 में क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि रिवॉल्ट हो जाता है। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है। इस रिवॉल्ट के बाद जो डायनेमिक्स होते हैं ब्रिटिशर्स की वो चेंज हो जाती है। उनका पर्सपेक्टिव, अभी तक ऐसा लगता था उन लोगों को कि हम लोग तो राज करते रहेंगे, बट उनका ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है 1857 के रिवॉल्ट के बाद। इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आने लग जाते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो सबसे पहले आता है 1858 पे, क्योंकि 57 पे रिवॉल्ट हुआ तो अब उनको समझ में आ गया कि अब हमको क्या बोलते हैं, इसको कंट्रोल करना है। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हटा दिया डायरेक्टली, और पूरी की पूरी पावर किसको दे दी? ब्रिटिश क्राउन को दे दी। अब ब्रिटिश क्राउन क्या करने क्या किया कि ब्रिटिश क्राउन ने पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे था? इसका हेड ऑफिस लंदन के अंदर था। ये भी सवाल आया है कि ब्रिटिश ने जो ये क्या बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का बनाया, क्या बोलते हैं, इंडिया के लिए नियुक्त किया, इसका हेड ऑफिस कहाँ था? तो इसका हेड ऑफिस लंदन में था। असिस्ट किया, लगभग लगभग इसको 15 मेंबर्स असिस्ट करने वाले होंगे। अब यहाँ पे इस वाले के साथ में 1858 के पास में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं? वो बन जाते हैं वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आता है? एक और इम्पॉर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909 में, 1909 में, 1909 में। ठीक है, इसको बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म। मोरले मिंटो के रिफॉर्म ने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए लेके आए? मुस्लिम्स के लिए लेके आए। और यहाँ पे जो फर्स्ट इंडियन वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव जो थे वो SP सिन्हा जी को यहाँ पे मतलब शामिल किया गया। यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा कि कब फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स,
यहाँ पे डायरकी की बात करते हैं, डायरकी इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के अंदर जितने भी हमारे स्टेट्स होते हैं उनको प्रोविंसेस कहा जाता था, उसमें डायरकी की बात करते थे। रिजर्व सब्जेक्ट थे जैसे कि पुलिस, लॉ और फाइनेंस, ये किसके पास में रहेंगे? ये ब्रिटिश कंट्रोल करते रहेंगे हमेशा। फिर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बनाई गई, दो टाइप के सब्जेक्ट यहाँ पे बनाए गए थे, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर आता था। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लेके आया गया वो था बाय कैमरलिज्म, वो भी सेंटर के अंदर पहली बार बाय कैमरलिज्म लेके आया गया था। और फिर इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैक्सिमम प्रोविजन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने बोरो किए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बोरो किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेडरल स्कीम्स यहाँ पे लेकर के आए गए, नेवर फुली इम्प्लीमेंटेड। फिर उसके बाद में बात करी जाए तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात करी, डायर की प्रपोज किया गया सेंटर में। और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल जो इस्टेब्लिश किए गए जैसे कि आरबीआई और पब्लिक सर्विसेज यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये देखना है कि पीवाईक्यू जब आप करते हो तो इन टॉपिक को आपको डिटेल में एनालाइज करना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेडली, उसको तो डेफिनेटली आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, फिर इसके बाद आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना। डिमांड सबसे पहली बार कब रेज की गई थी, ये क्वेश्चन अक्सर आया है। तो एम एन रॉय ने पहली बात तो करी थी, और कब करी थी? 1934 के अंदर करी गई थी, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसको बनाया कब गया था, फर्स्ट टाइम कब कैबिनेट हमारी बनी थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनाने की बात हुई 1946 के अंदर। उस टाइम पे अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो टोटल मेंबर्स 398 थे, बट ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो 296 थे। और प्रिंसेस स्टेट की बात करी जाए तो लगभग लगभग 93 प्रिंसेस स्टेट थी। और पार्टीशन के बाद 299 थी, क्योंकि जो क्या बोलते हैं मुस्लिम वाले थे वो सारे अलग हो जाते हैं, इस वजह से ये 299 पे रिड्यूस हो जाता है आकर के। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आया है। तो जाहिर सी बात है प्रिपेयर पहले ही करना ज़रूरी है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिसंबर 1946 में पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट कर दिया जाता है एज अ प्रेसिडेंट। और 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने बताया था वही क्या बोलते हैं हमारा प्रीएम्बल बन जाता है, मतलब आगे चल करके। बट इसको एज एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया जाता है, ये हमारे गाइडलाइंस बनाती है कि प्रीएम्बल में हमारी ये सारे पॉइंट्स डेफिनेटली रहेंगे। फिर 26 नवंबर 1949 के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाता है? अडॉप्ट किया जाता है। और 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्समेंट पे लेके आया जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था, ये भी सवाल पूछा गया है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 मंथ एंड 18 डेज़ का समय लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बन के तैयार होने में। लगभग लगभग करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ था। एग्जैक्ट अमाउंट आप गूगल कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और जिनके चेयरमैन थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द हेड एंड ही वॉज द लीडिंग पर्सन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। यूनियन पावर कमेटी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी चेयरमैन थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करी जाए तो सरदार पटेल जो थे इसके चेयरमैन थे। और एडवाइजरी कमेटी की बात करी जाए तो इसके भी सरदार पटेल जी थे। और रूल कमेटी की बात करी जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसके चेयरमैन थे। अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट के असेंबली के हेड वो नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपको मैं बताऊं कि सिंपल सा तरीका देखिए, अभी तक आपने जितना भी चीज़ किया ना, अगर आप 2011 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज उठाएंगे तो आप आराम से क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करिए, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटे का समय लेकर के आराम से अटैम्प्ट करके देखिए कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने करेक्ट कर लिया उनको उसी में क्या बोलते हैं नोट कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए उनको तो डेफिनेटली नोट करिएगा। और साथ में जब भी आपके पास में रिवीजन करने का टाइम मिलता है उसमें जो गलत क्वेश्चन वाले जो आपने नोट कर रखे हैं उनको डेफिनेटली रिवाइज करिएगा। इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी लेकर के चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले अगले 104 दिन के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। अगले 104 दिन के अंदर आपके पास में रिजल्ट दिख सकता है, ठीक है। फिर बात करूंगा कि करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि फेडरलिज्म क्या होता है। जो ये टॉपिक हमने आज जो भी टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप चीज़ों को एनालाइज करिएगा कि कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सवाल जो और इम्पॉर्टेंट है जो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने दूसरी कंट्री से कौन कौन से प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किए, इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीटेडली आता है। कभी कई बार मैच द कॉलम में आ जाता है, कई बार कैसे आ जाता है, तो आप इसको डेफिनेटली स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। दिस वॉज द होल स्ट्रैटेजी फॉर 104th डे,
ठीक है, आज 104th डे है हमारा। इस दिन के अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रही वो यही है, बस बेहतर तरीके से पढ़ना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना है। और इसके बाद हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे जिसके अंदर हम लोग लगभग लगभग 100 पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करने वाले हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे, आपको समझ में आएगा। लगभग उसके अंदर 50 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले हैं और 50 क्वेश्चन एसर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार लोगों को आता होते हुए भी एसर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। मिलते हैं करेक्ट 10 बजे के लाइव सेशन के अंदर। बाय बाय।